हर कोई बच्चा हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्योंकि इससे उनका मेंटल, फिजिकल हर तरीके का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। लेकिन अब स्पोर्ट्स में पार्ट लेना तो चाहिए, लेकिन उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही, मतलब जो डेवलपमेंट एबिलिटीज किसी स्टूडेंट या किसी बच्चे के अंदर है, उसी अकॉर्डिंगली ही स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करे जाने चाहिए, उसी अकॉर्डिंग ही उसको उस स्पोर्ट में ही पार्ट लेना चाहिए। तो देखा जाए तो चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड वर्ड्स हैं कि कौन सा स्पोर्ट एक्टिविटी किस टाइप के चिल्ड्रंस के लिए सुटेबल होता है। तो हम यही पढ़ेंगे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही यही है, चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स। अब चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट इन द चाइल्ड बोन्स एंड मसल्स और हिज और हर एबिलिटी टू मूव अराउंड। यानी बच्चों के बोन्स एंड मसल्स में जो डेवलपमेंट होता है उसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। उनके बर्थ से लेकर उनके डेथ तक उनकी बॉडी में अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, उन्हीं मूवमेंट्स को ही मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसके कारण वो नॉर्मल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे सिटिंग, वॉकिंग, उठना, बैठना, जंपिंग, रनिंग। ये सारी चीजें हर स्टेज में उनकी बॉडी में डेवलपमेंट होता रहता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसके कुछ टाइम बाद वो बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट और बढ़ता है तो वो खड़ा होना सीखता है, देन वो बोलना सीखता है। यानी बर्थ से लेकर डेथ तक हर फेज पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, जिसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। अब मोटर डेवलपमेंट भी दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो यानी लार्ज मसल्स में डेवलपमेंट होना, बच्चों की लार्ज मसल्स में डेवलपमेंट होना, जिसके कारण वो अपनी इन एक्टिविटीज लाइक सिटिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। और फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब स्मॉल मसल्स में डेवलपमेंट होना, लार्ज लेवल पे नहीं, स्मॉल लेवल पे मसल्स में डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण वो छोटी छोटी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक फिंगर्स का मूवमेंट करना, बॉल कैच करना, वॉलीबॉल को स्मैश करना, ये सारी चीजें। तो दो तरीके के मोटर डेवलपमेंट होते हैं, ग्रॉस और फाइन। अब मोटर डेवलपमेंट को भी अलग अलग स्टेजेस पे क्लासिफाई किया गया, यानी अलग अलग स्टेजेस पे स्टडी किया गया है। टोटल मिला के मोटर डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक तो अर्ली चाइल्डहुड जो कि 3 to 6 ईयर्स के लिए होती है, सेकेंड है मिडिल चाइल्डहुड जो कि 7 to 10 ईयर्स के लिए, थर्ड है हमारी लेट चाइल्डहुड जो 11 to 12 ईयर्स की एज में होती है। सबसे फर्स्ट 1 by 1 से ले तो अर्ली चाइल्डहुड, इसका पीरियड स्टार्ट होता है 3 to 6 ईयर तक। इस पीरियड में जो मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिडली होता है, यानी बच्चों को नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीजें बहुत उनमें रैपिडली डेवलपमेंट होता है इन चीजों का। और इन्हीं चीजों के कारण वो अपनी इन एक्टिविटीज को बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, इन मूवमेंट्स को बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण उनकी स्ट्राइड लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो इस एज में जो डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिडली होता है। अब इसी एज में यानी अर्ली चाइल्डहुड में कुछ एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग, जिम्नास्टिक जैसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ताकि उनके जो बेसिक मूवमेंट है, पुशिंग, पुलिंग, वो सब भी अच्छे खासे इंप्रूव हो सके। अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर्स। इसमें जो होता है बच्चों को बहुत एक्टिवली एक्टिविटीज में पार्ट लेने की इच्छा होती है, यानी उनके अंदर एक इच्छा, एक जागरूकता जाग जाती है कि हमको इन एक्टिविटीज में पार्ट लेना है। वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं अपने मूवमेंट्स को लेकर, वो पुराने बच्चों से compete करते हैं और अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उनमें एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग आ जाती है, वो कोऑर्डिनेशन भी पूरा बिठाने की कोशिश करते हैं इस एज के बच्चे। हाँ, लेकिन उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती उतनी, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली होता है, और जो रनिंग और जंपिंग वो पहले सीख चुके हैं यानी अर्ली चाइल्डहुड में, उसको वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, एट ए हायर लेवल पे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट थर्ड होता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड यानी 11 to 12 ईयर्स का आता है। इसमें गर्ल्स अगर माना जाए तो मोर टॉलर देन द बॉयज, लेकिन स्ट्रेंथ में फर्क होता है, जो कि स्ट्रेंथ बॉयज की ज्यादा होती है, लेकिन इस एज में स्ट्रेंथ में भी बहुत माइनर सा फर्क होता है, यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों बराबर ही एक दूसरे से compete कर सकते हैं। इसमें कॉन्फिडेंस आना, कॉम्बिनेशंस को परफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट होना, और जो मूवमेंट्स पहले हो चुके हैं यानी मिडिल और अर्ली स्टेजेस में, उसको और अच्छे से परफॉर्म करना, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। ये था लेट चाइल्डहुड। 3 स्टेजेस देखने के बाद अर्ली, मिडल और लेट, अब देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों के बोन्स एंड मसल्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, या ऐसे
जो उनको इस चीज को करने से रोकते हैं, उनकी बॉडी में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और अगर प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए तो ऐसे कौन कौन से कारण है जो हमें करने चाहिए। फर्स्ट अगर देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट का, तो फिजिकल एक्टिविटीज। अगर कोई चाइल्ड यानी अगर कोई चिल्ड्रन एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटीज में डेली पार्ट करता है तो उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो स्पीड यानी फास्टर रेट पे होगा एज कंपेयर टू जो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते। अब फिजिकल एक्टिविटीज भी बच्चों के कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यानी एक्टिवली अगर फिजिकल एक्टिविटेशन में पार्टिसिपेशन है तो आपका मोटर डेवलपमेंट यानी किसी बच्चे का मोटर डेवलपमेंट बहुत स्पीड रेट पे होता है, हाई रेट पे होता है। लेकिन अगर नहीं है तो उतना ही प्रॉब्लम होती है। सेकेंड बात करें न्यूट्रिशन। अगर किसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड मिल रहा है तो इट मीन्स दे बिकम स्ट्रॉन्गर, और अगर वो स्ट्रॉन्गर है तो उनका मोटर डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और वहीं अगर कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है तो उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। थर्ड बात करते हैं एनवायरमेंट की। डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का एनवायरमेंट कैसा हो। अगर हमारे आसपास लव, अफेक्शन, बहुत प्यार हो, मोटिवेशन, इंकरेजमेंट मिले एक्टिविटीज में पार्ट करने के लिए, तो मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा और अच्छी रेट पे भी होगा, यानी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जैसे कि हम आज की सोसाइटीज में जानते हैं कि बॉयज को ज्यादा इंकरेज किया जाता है एज कंपेयर टू गर्ल्स फिजिकल एक्टिविटीज में, तो जिस कारण उनका मोटर डेवलपमेंट तो अच्छे लेवल पे होता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इंकरेज नहीं किया गया है या उनको आसपास लव अफेक्शन नहीं दिख रहा है तो उनका मोटर डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अपॉर्चुनिटीज। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी किसी चिल्ड्रन को उतना ज्यादा अच्छा मोटर डेवलपमेंट होगा। अगर उनके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है किसी में पार्ट लेने के लिए तो उनका मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा, लेकिन नहीं है तो वो उतना ही इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें सेंसरी इंपेयरमेंट्स। विजुअल और हियरिंग इंपेयरमेंट से मोटर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा लेवल पे इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएगा, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएगा तो वो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स भी सही से नहीं कर पाएगा, जिस कारण उसके जो मोटर डेवलपमेंट है वो सही रेट से नहीं बढ़ेगा या अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी तो आप सब जानते हैं, मोटापा। अगर कोई स्टूडेंट या कोई चिल्ड्रन ओवरवेट है, एक्सेस वेट है, तो वो किसी भी चीज को कंफर्टेबली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके अंदर उतना स्टैमिना या इतना स्ट्रेंथ या इतनी एनर्जी नहीं रहेगी किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की, और जितने ज्यादा ओबेस बच्चा होगा उतना ही कम उसका मोटर डेवलपमेंट होगा। लास्ट फैक्टर की बात करें इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब कि क्या डिजीज है उसकी माँ को, यानी किसी बच्चे की माँ को कौन सी डिजीज है उसको पहले से पता लगा लेना, तो आगे चल के जीन्स या हेरिडिटी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को नहीं होगी, किसी भी चिल्ड्रन को नहीं होगी। क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि बहुत से बच्चे एक हेरिडिटी प्रॉब्लम को लेके कंटिन्यू करते हैं, उनके पेरेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वही आगे कंटिन्यू रहती है। तो अगर उनके पेरेंट्स को जो प्रॉब्लम है टाइम रहते उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो आगे वो चीजें उनके बच्चों को फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज का क्या रोल है डिफरेंट स्टेजेस में। अब ये तो जाहिर सी बात है कि एक्सरसाइज, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ज्यादा हम हेल्थी रहेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारा फिजिकल, मेंटल और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। एक्सरसाइज ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण हम बहुत से डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। बच्चों में शुरू से इस चीज को इनकरेज करवाना चाहिए कि उनको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो फिट एंड हेल्थी रहे। अब देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती है और इन पे कितना क्या रोल है एक्सरसाइज का। सबसे फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इन्फेंसी, जिसका ड्यूरेशन होता है 1 to 2 years। इस स्टेज में फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज को प्रमोट और इनकरेज किया जाता है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है ताकि वो अपने नॉर्मल छोटे छोटे मूवमेंट जैसे आर्म्स को मूव करना, लेग्स को मूव करना, बैठना, ये सारे मूवमेंट वो कर सकें। यानी इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाता है उनका। जब ये वाली एज आती है इन्फेंसी वाली 1 to 2 years में, उन लोगों को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो सेफली इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। उनको किसी ऑब्जेक्ट को देके उनके कहा जाता है कि ट्राई करें कि उस ऑब्जेक्ट तक वो पहुंचने का कोशिश करें। उन लोगों को टीवीज देखना या कुछ ऐसे प्रोग्राम देखने से प्रिवेंट होना चाहिए, मतलब उन इस एज के बच्चों को टीवीज या ये सारी चीजें नहीं देखना चाहिए। कोशिश ये करें कि वो वॉक करना ज्यादा सीखें, बेटर है कि बैठने से।
सेकेंड एज हमारी आती है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि होती है 3 to 7 ईयर्स की। इस एज में फिजिकल एक्टिविटीज को इनकरेज करा जाता है ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके, स्ट्रेंथ मिल सके, कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज आ सके। यहाँ इस चीज पे स्ट्रेस नहीं किया जाता कि कौन कितना कंपटीशन में पार्ट कर रहा है, बेटर है इस चीज से कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। कंपटीशन से ज्यादा पार्टिसिपेशन पे स्ट्रेस दिया जाता है। इस स्टेज में टीवी प्रोग्राम्स हम देख सकते हैं, पर 1 से 2 घंटे तक की, ज्यादा भी, वो भी क्वालिटी टीवी प्रोग्राम्स हो वही। थर्ड आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड, जो होती है 8 to 12 ईयर्स। इसमें स्टंट करना, जंपिंग करना, ये सारी चीजें आती है ताकि बोन्स को स्ट्रेंथ मिल सके, कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज आ सके। इसी स्टेज में स्पोर्ट्स रिलेटेड रूल्स समझाए जाते हैं। ये बताया जाता है कि स्पोर्ट्स को कैसे खेलना चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए, ऑनेस्टी से गेम खेलना चाहिए और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बतानी पड़ती है। तो ये थी हमारी थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज आती है एडोलेसेंस, जो होती है 13 to 19 ईयर्स की। इसमें एक्सरसाइज होती है बोन स्ट्रेंथिंग और मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, ताकि उनकी बॉडी को एक एनर्जी, पावर और स्ट्रेंथ मिल सके। ये एक्सरसाइज उनको एटलीस्ट 60 मिनट्स करनी चाहिए हर दिन। इससे इस स्टेज के लोगों को टीवी प्रोग्राम वो लोग देख सकते हैं, बट वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं और जो हमारी लास्ट स्टेज है वो होती है एडल्टहुड, अबाउट 19 ईयर्स। इस स्टेज के जो स्टूडेंट्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनको हर दिन एक्टिव रहना चाहिए, और हर दिन एक्टिव रहने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो भी कौन सी एक्सरसाइज जिसके बोन्स को स्ट्रेंथ मिले, मसल्स को स्ट्रेंथ मिले, ताकि हर चीज में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज हो। तो यहाँ था एक्सरसाइज का रोल डिफरेंट स्टेजेस पे। अब बात करते हैं कि वेट ट्रेनिंग क्या होता है। वेट ट्रेनिंग की बात करें तो एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कुछ स्पेसिफिक मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है, वो भी रेजिस्टेंस के थ्रू, जैसे बारबेल्स और डंबल्स होती है। ये सारी चीजें वेट ट्रेनिंग का ही पार्ट होती है। वेट ट्रेनिंग करने से जाहिर सी बात है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड का बढ़ना, एनर्जी, सब कुछ मिलता है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि क्या कोई भी वेट ट्रेनिंग कर सकता है? यानी 3 या 4 साल का बच्चा भी वेट ट्रेनिंग कर सकता है? तो नहीं। 12 साल के बाद आप इसे कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में। मान लीजिए अगर आप किसी के गाइडेंस में नहीं करते और अपने, क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो आपको इंजरीज भी हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि वेट ट्रेनिंग के एडवांटेज क्या है। हेल्प इन गेटिंग अ गुड शेप, यानी वेट ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी को एक बहुत अच्छा शेप मिलता है। हम जब चाहे, जैसा चाहे अपना वेट पुट ऑन भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यानी अगर कोई मोटा इंसान पतला होना चाहे तो हो सकता है, स्लिम इंसान मोटा होना चाहे तो वो भी हो सकता है, स्ट्रेंथ पाना चाहे, स्ट्रांग होना चाहे तो वो सब भी वेट ट्रेनिंग से हो सकता है। तो ये हमारी बॉडी को एक बहुत अच्छा शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करें बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग फिटनेस। हमारी बॉडी की फिटनेस वेट ट्रेनिंग करने से बढ़ती है, क्योंकि इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटा मुश्किल से लगता है, और हफ्ते में अगर इसे 3 दिन भी करो तब भी ये बहुत ही अच्छा फायदा होता है वेट ट्रेनिंग करना, यानी हमारी बॉडी को प्रॉपर फिटनेस मिलती है। थर्ड बात करें तो बेस्ट मीन्स ऑफ एनहांसिंग एथलेटिक प्रोग्राम। एथलेटिक प्रोग्राम वेट ट्रेनिंग करने से, जो एथलेटिक प्रोग्राम्स होते हैं लाइक जंपिंग, रेसलिंग, ये सब करने की इफेक्टिविटी भी हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। हम उसको इजीली कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये जो बारबेल्स और ये सब डंबल्स है, ये सब उठाने से बॉडी को एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट बात करें इंक्रीज बोन डेंसिटी। वेट ट्रेनिंग करने से जो हमारी बोन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण छोटी छोटी डिजीजेस भी प्रिवेंट हो सकती है। अगला एडवांटेज है रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन, क्योंकि ये फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है वेट ट्रेनिंग, तो इससे जो हमारा स्ट्रेस और टेंशन है वो भी दूर हो जाता है। एक और लास्ट इसका एडवांटेज है डेवलपिंग स्ट्रेंथ। हाँ, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस में जब हम इसे करते हैं तो ऐसा कोई भी बेटर ऑप्शन नहीं है जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, फिटनेस, स्पीड या एनर्जी को बढ़ा सके। तो सबसे बेस्ट मीन जो है, यानी बेस्ट ऑप्शन जो है वो वेट ट्रेनिंग ही है स्ट्रेंथ बढ़ाने का। लेकिन अब इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज है दो। पहले डिसएडवांटेज की बात करें तो इंजरीज, रिस्क ऑफ इंजरीज। अगर हम इसे इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं वेट ट्रेनिंग और किसी के गाइडेंस में नहीं करते, मान लीजिए आप अकेले हो और आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप इंजरीज आपको हो जाए। तो इसको किसी प्रॉपर गाइडेंस में और केयरफुली करना चाहिए।
सेकंड बात करें तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ जाना। क्यों? क्योंकि जो इंसान केवल वेट ट्रेनिंग के एक्सरसाइज ही करता है तो उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप वेट ट्रेनिंग के एक्सरसाइज करने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी करें, तो ये डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। ये था टॉपिक वेट ट्रेनिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की, यानी ये डिफॉर्मिटीज क्या होती है कि हमारे बॉडी का किसी पार्ट का अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं होता, जिस कारण हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो जाती है। अब ये कोई एक तरीके की नहीं, कुछ 5-7 तरीके की डिफॉर्मिटीज होती है, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि वो डिफॉर्मिटीज होती क्या है, किन कारणों से होते हैं, यानी उनके कॉजेस क्या क्या है, और उनको सही करने के लिए कौन से रेमेडीज या करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो हम वन बाय वन हर डिफॉर्मिटीज को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट बात करते हैं नॉक नीज की। नॉक नीज एक बहुत बड़ी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, जिसमें क्या होता है कि बोथ द नीज टच ईच अदर। बोथ द नीज टच ईच अदर मतलब यानी दोनों नीज आपस में ओवरलैप करते हैं और अंदर की तरफ बैंड हो जाते हैं। इसमें जो एंकल्स का गैप होता है, 2 एंकल्स का गैप, वो भी बढ़ जाता है, जिस कारण किसी भी इंडिविजुअल को वॉकिंग या रनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो एक तरीके से प्रॉपर स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता, प्रॉपर स्पिरिट उसमें नहीं आती है। बात करें कि नॉक नीज किन कारणों की वजह से होता है, उनके कॉजेस क्या क्या है, तो हम फर्स्ट कॉजेस की बात करें तो लैक ऑफ बैलेंस डाइट, विटामिन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड बात करें ड्यू टू एक्सेसिव ओवरवेट, हाँ अगर ओबेसिटी हो और ज्यादा वेट हो तो उस कारण भी नॉक नीज जैसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। थर्ड बात करें तो क्रॉनिक इलनेस, रिकेट्स, या फिर अर्ली एज में कुछ ऐसा हैवी वेट कैरी करना जिसके कारण ये डिफॉर्मिटीज हो जाती है। बात करेंगे प्रिकॉशंस की कि हमें ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हमें ये डिफॉर्मिटीज नहीं हो। प्रॉपर बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, क्योंकि बैलेंस डाइट की कमी होती है तभी ये डिफॉर्मिटीज होती है। सेकंड बात करें कि बेबीज को अर्ली एज में वॉकिंग करने से प्रिवेंट करना चाहिए, यानी उनको बहुत जल्दी उम्र में इस चीज पे फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो पूरे दिन भर वॉक ही करते रहें। बात करते हैं नॉक नीज के करेक्टिव मेजर्स, यानी क्या ऐसी चीजें हैं जिससे करने से इस चीजों से प्रिवेंट हो सकते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज है जिसको करने से आपको पूरे चांसेस होते हैं कि आपको ऐसी डिफॉर्मिटीज ना हो। बात करें नंबर 1 की तो हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है, इसे करने से आप इससे बच सकते हो। सेकंड बात करें कि जो पिलो होता है, कीप द पिलो बिटवीन योर नीज, यानी दोनों नीज के बीच में पिलो रखें एंड स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम, और सीधा खड़े हो जाए कुछ समय के लिए। थर्ड, इसके करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो वॉकिंग कैलिपर्स का यूज करने से भी इसको हम बच सकते हैं। फोर्थ, जो योगा आसन है, पद्म आसन और गोमुख आसन, इन आसन को परफॉर्म करने से भी हम इस डिफॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं। और अगर कोई सीवियर केस हो तो आप डॉक्टर से ज्यादा कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये नॉक नी के बारे में पढ़ा, उसके कॉजेस, प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस और करेक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी की बात करें तो बो लेग्स। अब जो हमने फर्स्ट वाली पढ़ी थी नॉक नीज, इसके जस्ट अपोजिट है बो लेग्स। मतलब नॉक नीज में तो क्या होता था कि दोनों नीज एक दूसरे को ओवरलैप करते थे और अंदर की तरफ बैंड हो जाते थे, लेकिन बो लेग्स में क्या होता है कि दोनों नीज के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, वाइड गैप का डिफरेंस आ जाता है, जिस कारण जो नीज है वो अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ बैंड करते हैं। तो ये उसका जस्ट अपोजिट है, जिसके कारण बो लेग्स में एक इंडिविजुअल को वॉकिंग या रनिंग में प्रॉब्लम आती है, खेलने में दिक्कत आती है। बात करें इसके कुछ कॉजेस की तो कॉजेस यही है कि डेफिशिएंसी इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ऑफ बोन्स, यानी उनमें कमी आ जाना। सेकंड बात करें कि एक्सेसिव ओवरवेट, यानी बच्चों को कुछ ज्यादा ओवरवेट हो जाना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड बात करें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी हो जाना। फोर्थ बात करें तो इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, या फिर अर्ली एज में बेबीज को फोर्स करना वॉक करने के लिए। प्रिकॉशंस की बात करें तो बच्चों को ओवरवेट नहीं होना चाहिए, मतलब वो अपनी ऐसी प्रॉपर डाइट रखे कि उनका वेट ज्यादा ना हो। सेकंड बात करें टेकन अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, पूरी अच्छी तरीके से बैलेंस डाइट लीजिए। थर्ड, बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एट एन अर्ली स्टेज, यानी अर्ली एज में उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो वॉक करें। अब बात करते हैं बो लेग्स के कुछ करेक्टिव
मेजर्स की। तो चलिए देखते हैं। बोलेक्स के करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट है कि विटामिन डी शुड बी टेकन इन रिक्वायर्ड अमाउंट। जिस अमाउंट में हमें विटामिन डी चाहिए उस अमाउंट में हमें मिलना चाहिए। सेकंड बात करें कि बैलेंस डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड की जो आपके टोज हैं उसको अंदर की तरफ बेंड करके कोशिश करें कि आप थोड़ी वॉक कर सके। नेक्स्ट बात करें कि आपके फिट की जो इनर एज है उस पर भी आप कोशिश कर सकते हैं वॉकिंग करने की। और 2-3 एक्सरसाइज है लाइक अर्धमत्स्येंद्र आसन, अर्ध चक्रासन और गरुडासन, ऐसे एक्सरसाइज करके भी इससे आप बच सकते हैं। और लास्ट इसका एक और करेक्टिव मेजर है कि आप कोशिश कीजिए कि आप सीधे खड़े हो जाएं दोनों फीट को ज्वाइन करके। स्टैंड इरेक्ट विद बोथ द फीट ज्वाइन टुगेदर। उसके बाद कपड़े का कोई भी सॉफ्ट टुकड़ा यानी सॉफ्ट कपड़े का कोई भी टुकड़ा उसको रैप कीजिए अपने नीज पे। कोशिश कीजिए कि वो टाइट हो। अगर वो टाइट नहीं होता तो आप अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद स्क्वाट की पोजीशन में आपको कुछ टाइम तक रहना है और इस एक्सरसाइज को 4 से 6 बार करनी है। नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट के नाम से पता चल रहा है कि पांव से रिलेटेड या फीट से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, जो हमारे फीट का शेप है, जो प्रॉपर आर्क बनना चाहिए वो नहीं होता, वो पूरा फ्लैट तरीके से होता है, यानी एक ही तरफ समतल होता है, पूरी तरीके से आर्क नहीं बन पाता हमारे फीट का। ये यूजुअली न्यूबॉर्न बेबीज में होता है, लेकिन फिर वो आगे दिक्कत बढ़ भी जाती है। इसके कारण क्या होता है कि बच्चे सही तरीके से खड़े नहीं हो पाते या रन नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। इस डिफॉर्मिटी को हम किसी को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इसको डिफॉर्मिटी है। कैसे कि अगर आप अपने फीट को पानी में डालोगे, उसके बाद जब आप निकालकर फ्लोर पे चलोगे तो वो कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ेगा। अगर वो फुटप्रिंट्स प्रॉपर आर्क में है तो आपको ये डिफॉर्मिटी नहीं है, और अगर नहीं है तो मतलब आपको फ्लैट फुट वाली पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। अब बात करते हैं किन कारणों से होती है, इनके कॉजेस क्या है। तो वीक मसल्स का वीक होना इसका सबसे बड़ा कारण है। सेकंड, इंक्रीज इन बॉडी वेट यानी ओबेसिटी, मोटापा बढ़ना। थर्ड बात करें तो इम्प्रॉपर शूज का तरीके से नहीं होना। फोर्थ बात करें तो कैरिंग अ हैवी वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी किसी भारी सामान को काफी देर तक लेकर खड़े रहना, जिस कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके कुछ प्रिकॉशंस की बात करें तो शूज शुड बी स्मॉल एंड इन प्रॉपर साइज। जो शूज है वो पूरे शेप में और साइज में होने चाहिए। हाई हील शूज शुड बी अवॉइडेड, हाई हील्स के शूज नहीं पहनने चाहिए। ये ध्यान रखें कि बच्चों का वेट बढ़े नहीं, वो ओवरवेट ना हो। नेक्स्ट बात करें इसी की तो कैरिंग अ हैवी वेट शुड बी अवॉइडेड। काफी समय तक एक हैवी वेट को लेकर खड़े रहना, इस चीज को भी अवॉइड करना चाहिए। और एक वही पॉइंट कि बेबीज को अर्ली एज में वॉक करने के ऊपर प्रेशर ना दें। तो ये था इनके फ्लैट फुट के हमारे कॉजेज और प्रिकॉशन। इसके कुछ करेक्टिव मेजर्स देखते हैं। फ्लैट फुट के करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो वॉकिंग ऑन टोस पे वॉक करने की कोशिश करें। वॉकिंग ऑन हील्स में वॉक करें। वज्रासन जैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करें। कोशिश करें जंपिंग ऑन टोस फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम तक टोस पे जंपिंग करने की कोशिश करें। या फिर स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन ऑन द हील्स के बेसिस पे आप खड़े और वॉक करें। नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर बिकम्स राउंड और वो आगे की तरफ बेंट हो जाते हैं, यानी उनका झुकाव आगे की तरफ हो जाता है। पर ये किन कारणों से होता है, यानी इनके कॉजेस क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट कॉज की बात करें तो एक्सेसिव कैरिंग वेट ऑन शोल्डर, यानी शोल्डर्स पे कोई भारी सामान उठाना। सेकंड बात करें तो ये हेरिडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। थर्ड, वियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ्स, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ वन की बात करें कि इम्प्रॉपर फर्नीचर पे बैठने से भी ये दिक्कत होती है। नेक्स्ट कॉज है इसका कि खड़ा होना या बैठना किसी झुकाव के पोजीशन में, यानी बेंट पोजीशन में आप सिटिंग हो, वॉकिंग कर रहे हो, स्टैंडिंग हो, तो उस कारण भी आपके शोल्डर बेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर। कुछ प्रिकॉशंस की बात करें तो आप हमेशा सीधे तरीके से खड़े हुए बैठें, अपने पोस्चर को चेंज ना करें या उसमें कोई चेंजेस ना लाएं, झुकाव पर ना दें। दूसरी बात करें कि टाइट फिटिंग क्लोथ्स को अवॉइड करें। थर्ड, अनकंफर्टेबल फर्नीचर पे ना बैठें, जो कंफर्टेबल हो और जो प्रॉपर फर्नीचर हो उसी पे ही बैठें। तो अब इसके करेक्टिव मेजर्स देखते हैं। राउंड शोल्डर के करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो आपके जो फिंगर्स के टिप्स है उसको अपने शोल्डर पे इस तरीके से रखें और उसको इंसर्कल करें, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
डायरेक्शन में, यानी अपने फिंगर्स की टिप्स को अपने शोल्डर पे रख के उसको इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते रहना है। सेकंड करें तो कुछ आसन है जैसे धनुरासन और चक्र आसन, ऐसे कोई 2 आसन की एक्सरसाइज आप करके